प्रोटीन्स बहुत आसान है प्रोटीन्स को समझना। ठीक है, अब प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं कि प्रोटीन्स हमारे पास है ना पॉलीमर होते हैं ऑफ अमाइनो एसिड्स का। याद रखना, प्रोटीन्स आर अनब्रांच्ड। प्रोटीन्स क्या है हमारे पास? अनब्रांच्ड है। प्रोटीन्स क्या है हमारे पास? अनब्रांच्ड है। याद रखना, व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है, ये हमारे पास प्रोटीन्स क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज। उसके बाद और क्लासिफिकेशन किसके ऊपर होती है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और तीसरी क्लासिफिकेशन होती है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। फर्स्ट दो वाली जो है, जो कि शेप और है ना साइज है, और दूसरी जो है फंक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन, ये दोनों अब इतनी कंसिडर नहीं की जाती जितनी हमारे पास सॉल्युबिलिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो कंसिडर की जाती है। ठीक है, अब प्रोटीन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, तो ये हमारे पास क्लासीफाई होते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन का एक्सियल लेंथ रेशो, यानी कि लेंथ अपॉन विड्थ रेशो जो है वो हमारे पास 20:1 से ज़्यादा हो। वो एक्सियल लेंथ रेशो अगर हमारे पास 10 हो, एक्सियल लेंथ रेशो हमारे पास 10 हो या मोर देन 10 हो, तो वो हमारे पास कहलाता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन से होते हैं? जिसके अंदर हमारे पास एक्सियल लेंथ रेशो 10 से ज़्यादा हो। इसके अंदर हमारे पास कौन से आ जाते हैं? जिसके अंदर हमारे पास मोस्टली कोलाजन वगैरह होते हैं, वो हमारे पास इसके अंदर फाइब्रस प्रोटीन आ जाते हैं। जैसे कि कैरेटिन हो गया और कोलाजन हो गया, खुद कोलाजन, कैरेटिन। ठीक है, और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जिसके अंदर हमारे पास एक्सियल लेंथ रेशियो 10 से ज़्यादा हो, वो हमारे पास कहलाते हैं फाइब्रस प्रोटीन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटीन है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन जिसके अंदर हमारे पास एक्सियल लेंथ रेशियो 10 से कम हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। बेसिकली सारे एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सारे हमारे पास होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फंक्शनल क्लासिफिकेशन तो सबको आती भी है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये बुक से रीड कर लेना। उसके बाद जो है वो है फिजिकल सॉल्युबिलिटी। अब ये क्लासिफिकेशन जो है ये मैं समझता हूँ फजूल क्लासिफिकेशन है, कि क्योंकि इतने सारे प्रोटीन्स हैं और उसका हम कभी भी याद नहीं कर सकते कि कौन सा अमाइनो एसिड कब है ना हीट के अंदर हीट करेंगे तो कोगुलेबल होगा, और अगर है ना हीट नहीं करेंगे तो कोगुलेबल को क्या कहते हैं, कोगुलेबिलिटी उसकी नहीं होगी, या वो हमारे पास है ना किस सॉल्यूशन में डाइल्यूटेड होता है, ये हम कभी भी याद नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या चीज़ याद करेंगे कि हम जो है ये हमारे पास इसकी जो मेजर ब्रांचेज हैं वो याद करेंगे। जैसे कि सिंपल प्रोटीन्स हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास कंपाउंड प्रोटीन्स आते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं ड्राइव प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जो कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के बाद सिंपल अमाइनो एसिड्स देता रहे, वो हमारे पास कहलाते हैं सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास आते हैं प्रोटामाइंस, हिस्टोन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और गिलियडिन और ग्लूटानिन्स। ठीक है, अब एल्बम प्रोटामाइंस हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं विच आर रिच इन आर्जिनिन, एंड वो उसके अंदर विच आर रिच इन आर्जिनिन। हाँ, यही चीज़ याद रखना कि प्रोटामाइंस आर रिच इन आर्जिनिन। ठीक है, और प्रोटामाइंस के अंदर हम वो कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रोटामाइंस हमारे पास पाए जाते हैं एस न्यूक्लियो प्रोटीन्स के तौर पर। ठीक है, प्रोटामाइंस कहाँ पाए जाते हैं? एस न्यूक्लियो प्रोटीन्स के तौर पर, और ये हमारे पास किसके अंदर रिच होते हैं? आर्जिनिन के अंदर। आर्जिनिन क्योंकि हमारे पास ये बेसिक अमाइनो एसिड है तो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स जो होते हैं ये हमारे पास रिच होते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन के अंदर। ठीक है, हिस्टोन्स हमारे पास किसके अंदर रिच होते हैं? आर्जिनिन और हिस्टिडीन के अंदर। हिस्टोन्स किस में रिच हैं? आर्जिनिन और हिस्टिडीन के अंदर। और ये दोनों अमाइनो एसिड्स क्या हैं? ये हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड हैं, तो ये हिस्टोन के ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। और हिस्टोन्स हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास डीएनए के अंदर भी, वो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास है ना फिशेस के स्पर्म्स वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये चीज़ याद रखना है कि हेमोग्लोबिन जो है वो है ना टिपिकल हिस्टोन होता है, क्योंकि उसके अंदर हिस्टिडीन तो होता है लेकिन आर्जिनिन नहीं होता, और आर्जिनिन की जगह क्या होता है? लाइसिन होता है। तो हेमोग्लोबिन इज अ एटिपिकल हिस्टोन। दूसरी चीज़ के हिस्टोन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है? रिप्रेसर का काम करता है। रिप्रेसर वो चीज़ होती है जो कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस को अपना एक्शन परफॉर्म करने नहीं दे, उसको हम कहते हैं रिप्रेसर। कोई सी भी वो चीज़ जो कि दूसरी चीज़ को अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करने दे, उसको हम कहते हैं रिप्रेसर। तो ये हमारे पास काम करता है एज रिप्रेसर के तौर पर, किसके अंदर? कि ये हमारे पास mRNA बनाने नहीं देता। जाहिर सी बात है ये कॉइलिंग करके रखता है। अब जब तक डीएनए कॉइल फॉर्म में होगा तो उसकी है ना मैसेंजर आरएनए नहीं बन सकेगी। अगर हमें मैसेंजर आरएनए बनाना है तो पहले हमें डीएनए को खोलना पड़ेगा, उसको अनकॉइल करना पड़ेगा। अनकॉइल करने के बाद उसके दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ने पड़ेंगे, और फिर तोड़ने के बाद हमारे पास क्या होगा कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन
हो सकेगी। तो हिस्टोन क्या करता है, एज रिप्रेसर ऑफ मैसेंजर आरएनए काम करता है, एज रिप्रेसर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए के तौर पे ये काम करता है। और एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स तो आप लोग को अक्सर पता है कि एल्ब्यूमिन सिंपल प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 4.7 है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, नेगेटिवली चार्ज कैरी है, कहाँ मौजूद होता है, एग के अंदर होता है और लैक्टोल्ब्यूमिन के अंदर होता है, ग्लोबुलिन्स जिसके अंदर तो सारे इतने सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स डिस्कस किए, ग्लाइकोप्रोटीन और है ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स और बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गिलियडिन्स और ग्लूटेनिन्स, ये दोनों हमारे पास बेसिकली प्लांट्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ अमाइनो एसिड की कंपोजिशन के अंदर होता है। जैसे गिलियडिन्स जो हैं वो हमारे पास रिच होते हैं प्रोलीन के अंदर, और ग्लूटेलिन जो होते हैं वो रिच होते हैं किसके अंदर, ग्लूटामिक एसिड के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं स्क्लेरोप्रोटीन्स और एल्ब्यूमिनॉइड्स, ये हमारे पास होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। ये कौन से प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं कैरेटिनिन, कैरेटिनिन के बाद दूसरा आता है कोलेजन और इलास्टिन। कैरेटिनिन हमारे पास बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड कैरेटिन और एक होता है सॉफ्ट कैरेटिन। हार्ड कैरेटिन के अंदर 3 अमाइनो एसिड है, उनका रेशियो जो होता है वो आता है 1:4:2, और सॉफ्ट अमाइनो एसिड्स के अंदर सॉफ्ट कैरेटिन के अंदर आता है 1:2:2 SH करके कोई रेशियो आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, आउटर बहुत ज़्यादा मतलब नेल्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, और सॉफ्ट जो होते हैं वो आउटर साइड ऑफ स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं वो फिर दो टाइप के आ जाते हैं ह्यूमंस में जो, अच्छा अब ह्यूमंस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास अल्फा कैरेटिन, ठीक है। ये अल्फा कैरेटिन किसकी बेस पर हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन्स में किस फॉर्म में होता है, क्योंकि प्रोटीन्स का भी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास दो टाइप में होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो हमारे पास प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में ये किस फॉर्म में होते हैं, अल्फा में। अगर जो कैरेटिन हमारे पास अल्फा की फॉर्म में होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कैरेटिन, और जो हमारे पास बीटा की फॉर्म में होगा उसको हम बोलेंगे बीटा कैरेटिन। तो ह्यूमंस के अंदर जो कैरेटिन होते हैं वो हमारे पास अल्फा की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इस वजह से हम उनको कहते हैं अल्फा कैरेटिन, जैसे कि हेयर्स के अंदर, नेल्स के अंदर। और बीटा कैरेटिन जानवरों में पाए जाते हैं जैसे कि स्पाइडर वेब वगैरह, तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं बीटा कैरेटिन। बीटा कैरेटिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो बीटा की फॉर्म में जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर उनमें ये पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से इसको हम कह रहे हैं बीटा कैरेटिन, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बचे हैं वो बचे हैं हमारे पास है ना इलास्टिन और कोलेजन। कोलेजन का तो जैसे मैंने बता दिया कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, और ये हमारे पास है ना कोलेजन फाइबर्स से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ कहाँ होता है, टेंडन्स के अंदर होता है, बोन्स के अंदर होता है, और रिच होता है प्रोलीन के अंदर। उसके बाद अगर इसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स निकाल दें तो ये हमारे पास बन जाता है जेलेटिन, और जेलेटिन जो होता है ये हमारे पास इनकम्प्लीट प्रोटीन है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं होता, और ट्रिप्टोफैन हमारे पास एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से इलास्टिन है, इलास्टिन के अंदर भी कुछ और चीज़ नहीं है, ये हमारे पास उन जगहों पे होगा जहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी, जैसे कि यूट्रस वगैरह के अंदर होता है, ईयर्स के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत आसान है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, जिसके अंदर आ जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं हिस्टोन्स और है ना प्रोटामाइन्स, जो कि हमारे पास वो होते हैं एपोप्रोटीन होते हैं, और जो इसका प्रोस्टेटिक ग्रुप, असल में कॉन्जुगेट प्रोटीन को हम कहते हैं होलो प्रोटीन। होलो प्रोटीन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एपोप्रोटीन और एक होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप। एपोप्रोटीन वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर प्रोटीन पार्ट हो होलो प्रोटीन के अंदर, और है ना प्रोस्टेटिक ग्रुप वो जो कि हमारे पास दूसरा कोई और ग्रुप हो, ऑर्गेनिक ग्रुप हो, जैसे कोई लिपिड भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है, कोई और भी ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई सा भी ग्रुप हो जो कि प्रोटीन के साथ अटैच है, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा आता है, डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास दोनों प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं क्योंकि ये दोनों प्रोटीन्स नहीं है, और इनके अंदर प्रोटीनिक ग्रुप कौन सा है, वो है हिस्टोन्स और प्रोटामाइन्स। उसके बाद आते हैं म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स वही म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है एन एसिटाइल हेक्सोस अमाइन जो है वो हमारे पास कंबाइन हो जाए प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स की एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्फा म्यूकोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है और बीटा म्यूकोप्रोटीन कहाँ होता है, ये देखना। अल्फा म्यूकोप्रोटीन अल्फा ओवोग्लोबुलिन वो कौन सा था, अल्फा ओवोम्यूकोइड के अंदर पाया जाता है जो कि एग के अंदर ही होता है, और कहाँ पाया जाता है, ये हमारे पास ह्यूमन यूरिन के अंदर पाया जाता है, कौन सा वाला, अल्फा
अल्फ़ा वो म्यूकोप्रोटीन। और बीटा म्यूकोप्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? बीटा म्यूकोप्रोटीन के अंदर हमारे पास आता है बीटा ओवोम्यूकोइड और विट्रस होमर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हमारे पास ये जो म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं ये और क्या चीज़ बना के देते हैं? ये हमारे पास गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स बना के देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्रोमोप्रोटीन्स, ये भी आता है। उसके बाद फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉस्फोप्रोटीन्स वो नहीं है कि हमारे पास सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं प्रोटीन्स के साथ। हम फॉस्फोप्रोटीन उनको कहते हैं कि जो फॉस्फोरिक एसिड कंटेनिंग ग्रुप हों और वो अटैच हों, तो उसको हम कहते हैं कि ये है ना, ये फॉस्फोप्रोटीन्स हैं।